नमस्कार, मैं हूं नम्रता पराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज़। खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले डाल लेते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। बिजली पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन। व्यापारी की हिम्मत के आगे भागे हथियारबंद बदमाश। तहजीब की नगरी में दबंगों का है बोलबाला। समाज सेवियों ने कराई गरीब की बेटी की शादी। पीटीआई भर्ती मामले में आया अब एक नया मोड़। प्रदर्शन को मिल रहा है जोर। लापता पति को खोज रही पत्नी के साथ पुलिस ने की बदमाशी। देखने को मिला एक बार फिर से रफ्तार का कहर। चलिए अब नजर डाल लेते हैं खबरों में विस्तार से। जो गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है तो बिजली और पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। ये समस्या केवल आम इलाकों में ही नहीं बल्कि पॉश इलाकों में भी पिछले लंबे समय से बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके की, जहां बिजली और पानी की समस्या को लेकर ग्रीनफील्ड कॉलोनी के आरडब्ल्यू के प्रधान वीरेंद्र भड़ाना के नेतृत्व में झुलसते हुए गर्मी में महिलाओं और पुरुषों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए क्षेत्र के हजारों लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्रीनफील्ड कॉलोनी आरडब्ल्यू के प्रधान वीरेंद्र भड़ाना के नेतृत्व में करीब दर्जन भर लोगों ने ही इस प्रदर्शन में भाग लिया। ये प्रदर्शन अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी के कार्यालय के सामने हुआ, जहां पहले जोरदार नारेबाजी करते हुए स्थानीय महिलाओं और पुरुषों ने अपनी बातें मौजूदा अधिकारियों के सामने रखी। वहीं आरडब्ल्यू के प्रधान वीरेंद्र भड़ाना ने इस बारे में एक ज्ञापन भी अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी के स्टेट मैनेजर रमेश कुमार को दिया है। प्रधान वीरेंद्र भड़ाना और स्थानीय महिला पुरुषों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आखिर वो इस भीषण गर्मी और कोरोना महामारी में प्रदर्शन करने के लिए क्यों मजबूर हैं। सर जी देखिए, महामारी के कारण पूरा विश्व लगभग बंद है। हम लोग घरों पर इसलिए बैठे हुए हैं कि बीमारी फैले ना, और जब हमारे घर पानी में ही नहीं है तो आप सोच सकते हैं सफाई का क्या हाल होगा। बार-बार एड्स आ रही हैं कि हाथ धो। हाँ जी, हाथ धो और हर चीज़ की सफाई रखो। कहीं से बाहर से आते आप नहाइए, कपड़े धोइए, इस सब के लिए पानी चाहिए। और पानी पहले भी यहाँ पर सुबह के 2 घंटे आता था, पर चलिए हमारा काम चल रहा था, हमारी टंकियाँ भर जाती थी। अब पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। पानी के मोटर ऑन करते हैं, प्रेशर नहीं आता है, मिट्टी वाला पानी आ रहा है। मतलब जितनी भी तरीके से हम परेशान होते हैं। आज मैं सुबह 2:30 बजे से उठी हुई हूँ। बिजली की और ये पानी की दोनों मुख्य समस्याएं हैं। पानी, बिजली, कई बार सुबह पानी का टाइम होता है, बिजली चली जाती है। अब आप समझ सकते हैं मोटर चल ही नहीं पाती, पानी चढ़ ही नहीं पाता। इस तौर पे कितना मुश्किल पड़ता है आपको? सर मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, दिल्ली में टीचर हूँ। आजकल छुट्टियां हैं तो चल रहा है मेरा काम, अदरवाइज मेरे को स्कूल के दिनों में 6:15 बजे घर से निकलना होता है। 7 बजे मेरा स्कूल शुरू होता है। 45 डिग्री की गर्मी में प्रदर्शन करने के लिए, अपनी गुहार लगाने के लिए जो भी गए, आप लोग यहाँ आए हैं, मजबूर हुए। सर जी हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अब भी अगर हमें इस गुहार के बाद पानी मिल जाता है तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि पानी की स्थिति यहाँ पर गर्मियों में बहुत ही भयावह रहती है। समय जिस तरीके से आज आश्वासन मिला है, अगर नहीं मिलता आगे आपको पूरा नहीं होता, फिर क्या करेंगे? सर हमें दोबारा प्रदर्शन करना पड़ेगा, मटके भी फोड़ेंगे, लोगों से बात भी करेंगे और इनकी घेराबंदी भी करेंगे। अब सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम भी चाहते हैं कि सब कुछ बड़े शालीन तरीके से हो जाए, लेकिन सर पानी के बिना आप समझ सकते हैं, पानी के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता घर में। जो रोष प्रकट किया है बहुत शांतिपूर्वक किया है। गर्मी में आपने देखा है, आपके सामने हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर खड़े होकर हमने पुलिस को भी बताया, मौजूद पुलिस भी रही यहाँ पर। हमने अपनी बात को रखा और उन्होंने हमारा ज्ञापन दिया और हमें आश्वासन दिया। अब मजबूरी में आदमी गर्मी में आ रहा है और महामारी के अंदर मजबूरी में घर से बाहर निकल रहा है, जो आज निकलना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी में जब कुछ है ही नहीं घरों में पानी और बिजली नहीं है तो क्या करें। रोड नंबर 134, रोड नंबर 130, रोड नंबर 27 500 की लाइन, रोड नंबर 20, रोड नंबर और बहुत सारी हैं। और सी ब्लॉक में तो पानी की बहुत ही भयंकर स्थिति खराब है। तो उनको लेकर इन्होंने एक आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते का हमें समय चाहिए। 1 हफ्ते में हम जो प्रभावित क्षेत्र है पानी की वजह से, उसको हम पानी देंगे। ये आश्वासन आज हमें दिया गया है। जैसे कि इस टाइम कोरोना के टाइम में सब कह रहे हैं कि हाथ धो, एक दिन में 20 बार हाथ धो। ये मंत्रालय से, केंद्र मंत्री से, मोदी जी सारे कह रहे हैं, पर हाथ किससे धोएं? सैनिटाइज़र से, साबुन से। पानी चाहिए, पानी लोगों के घर में पीने के नहीं है, हाथ धोना तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर 1 हफ्ते में समाधान नहीं मिलेगा तो इससे भी ज़्यादा रूप में ग्रीनफील्ड, आज भी आपको मैं बताऊं तो प्रधान जी और हमने सबको, लोगों को मना किया। हमने पीछे से कि भाई मत आओ। आज भी कम से कम यहाँ पे हज़ारों के तादाद में लोग आने के लिए इच्छुक थे और बैठना चाहते थे। हमने कहा कि नहीं मत आओ, कि किसी भी टाइप का हम सोशल डिस्टेंस को ब्रेक नहीं करना चाहते थे। पर अगर ये समस्या ठीक नहीं हुई तो एक दिन इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे हज़ारों के तादाद में बच्चे, औरतें, आदमी सब बैठेंगे और ये इसकी जिम्मेदार ये खुद होंगे। आ रहे हैं और टोटली कंपनी वाले अधिकारी भ्रष्टाचार है। सबको पैसे चाहिए तो पानी मिलेगा,
ये सुनते हैं, वाल्व को खोलते नहीं है, बिजली आती नहीं है। इस समस्या से कहाँ तक हम भुगतेंगे? हाउस टैक्स पे करते हैं, बिजली का 30,000 रुपये बिजली में दिए, रोड के दिए, ये सब हम क्यों तो दें? इतना टैक्स देने के कहते हैं कि चोर के पैर नहीं होते। ऐसा ही मामला देर रात फरीदाबाद खेड़ी पुल थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां हथियार के दम पर एक व्यापारी से लूट करने पहुंचे दो बदमाशों को व्यापारियों की दिलेरी के आगे दुम दबाकर वापस भागना पड़ा। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें बदमाश व्यापारी के सर पर हथियार से वार करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन दुकानदार की दिलेरी के सामने उनकी एक न चली और बदमाशों को मौके से भागना पड़ा। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए कि किस तरह से दो बदमाश एक दुकान में हथियार सहित जबरन घुस गए हैं और व्यापारी के ऊपर गन तान दी, लेकिन व्यापारी ने दिलेरी दिखाते हुए न केवल उनसे टक्कर ली बल्कि उनको भगाने पर भी मजबूर कर दिया और दोनों बदमाश दुम दबाकर भाग गए। बदमाश बिना लूट के और बिना किसी अन्य वारदात को अंजाम दिए सीसीटीवी कैमरे में कैद नजर आए हैं। और आपको बता दें कि आयुष गर्ग नाम का दुकानदार परचून का थोक विक्रेता है। आयुष की माने तो वो आए दिन की तरह अपनी दुकान बढ़ा रहा था और कैश गिन रहा था, लेकिन उसी समय दो युवक शटर को नीचे करते हुए उसकी दुकान में घुस आए और उसके ऊपर गन तान दी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बदमाशों से भिड़ गया। स्प्लेंडर बाइक थी, बाहर खड़ी हुई, गाड़ी खड़ी करी उन्होंने, उन्होंने देखा चारों तरफ, फिर शटर मारा, शटर पूरा नहीं लगा, टीन रखे थे हुए थे, तो उन्होंने आया कह रहा तो पैसे दे फलाना, भैया के ऊपर कट्टा लगाया उन्होंने और दूसरे चाकू मेरे को पकड़ के पीछे कर दिया उसने और आके भैया से छीना झपटी कर रहे थे। भैया ने उनको लिया, गर्दन एक को पकड़ा, एक नीचे दबा रखा था उसने भैया ने, तो दूसरा कह रहा था ये नहीं संभलेगा, तो दूसरा काला जो कपड़े पहने वो निकल कर भाग गया, मैं उसके पीछे भागा, उसको पड़े, मैं शटर उठाया। डर नहीं लगा कि उनके पास पिस्टल बंदूक है? मैं उसके हाथ जिस हाथ में जो दूसरा भी जो रात था ना, उसके पीछे मैं भागा, उसके हाथ में बंदूक थी, उस हाथ में मैंने पकड़ने की खींचने की कोशिश की तो भाग गया छूट के, फिर मेरे से छूट के भाग गया। हाँ, फिर उसकी बाइक भी बता रहे हैं कि हाँ बाइक है हमारी दुकान के सामने, छोड़ के भाग गए थे पुलिस स्टेशन में। अच्छा, आपने कैसे देखा कि अब चोर है, बदमाश है, ऐसे घर आपके दुकान में घुसे थे? क्या आप कैसे लगा आपको? हम दोनों भैया आपस में बात कर रहे थे। क्या पूरा मामला है? मैं शाम को अपनी दुकान बढ़ा के घर जा रहा था 7:30 बजे करीब, अपना मैं पैसे गिन रहा था, लड़का सामने खड़ा हुआ बात कर रहा था मेरे से अपना। इतने में ही दो जने आए और एक जने ने शटर डाला और दूसरे ने मतलब बंदूक निकाली और कह रहे कि मतलब छीना झपटी सी करने लगे, लड़के को पीछे कर दिया। इतने मैंने उन दोनों को पकड़ लिया था। मैंने लड़के से कह रहा था, मैंने कि तू शटर उठा, तू बाहर लोगों से बोल। इतने उन्होंने संभला नहीं, उन्होंने फिर मेरे सर पे ही क्या कहते हैं वो गन मारी थी। गन जो मारे थे क्या ओरिजिनल था कि वैसे कोई तमंचा कुछ क्या था? कट्टा टाइप था उन पे, बड़ा सा था। कितने थे? दो जने थे वो। और असले कितने थे? एक पे क्या कहते हैं कट्टा था, एक पे शायद कुछ और था, चक्कू टाइप। तो फिर आपको काबू करने की कोशिश किया अंदर? उन दोनों ने मेरे को मतलब पहले तो मैं हल्ला मचा रहा था, मैं इस लड़के से कह रहा था, लड़का घबरा गया था मेरा। मैं उससे कह रहा था, मैंने कि तू शटर खोल, तू बाहर के लोगों को बुला। मैंने उन दोनों को पकड़ रखा था, उन्होंने मेरे को नीचे गिरा दिया था। मैं एक मेरे नीचे था, तो वो एक ने उनने कही कि क्या कहते हैं ये नहीं संभलेगा, एक इतने उनने भगा, दूसरा इतने में फिर वो मैं उसको पकड़ रहा था, वो मतलब मेरा छीना झपटी करके इन लड़के ने इतने शटर उठा दिया था। एक तो नीचे से शटर, आधा शटर गिरा था, पूरा भी नहीं गिरा था। फिर लड़के ने शटर उठा के घटनाक्रम हुई तो आप अकेले थे कि मैं अकेला था, साथ में लड़का था। घर जा रहे थे हम दुकान बढ़ाकर। शाम के समय कितने समय की बात है ये 7:30 बजे करीब। 7:30 बजे की घटना है। क्या कितनी लूटपाट कुछ हुआ है या नहीं? कुछ भी नहीं हुआ, वो मतलब कुछ कर नहीं पाए। वो उन्होंने कोशिश खूब करी उन्होंने। मैंने ये देखिए भाई साहब, मैंने आपको वीडियो दिखा देता हूँ जो हमने फ़ोन से रिकॉर्ड करी है, जो उस टाइम पे आई है। अभी देख लीजिए एक बार, ये आप वीडियो देखोगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं कैसे उसको मुझे काम करने की। तो अब आप बताया जा रहा है कि कोई गाड़ी बाइक कुछ लेकर आए थे? गाड़ी ले स्प्लेंडर बाइक थी, उन पे बाहर खड़ी हुई थी। वो हम पे ही है, मतलब पुलिस वालों के हवाले है। अच्छा, और कितने लोग थे वो? 2 जने थे वो।
क्या दुकान का आपका क्या नाम है और दुकान का क्या क्या काम है? ये शुभम ट्रेडिंग कंपनी के नाम से मेरी दुकान है, ये फूड ग्रेड। चलिए खबरों में बात करते हैं अब तहजीब नगरी की। उत्तर प्रदेश के निगोहा थाना क्षेत्र में दबंगों का बोलबाला है। पुलिस की मिली भगत से दबंगों द्वारा किया जा रहा है गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा। जी हाँ दोस्तों, अपने ही घर की जमीन पर दीवार उठाना महिलाओं को महंगा पड़ रहा है। दबंगों ने घर में घुसकर दीवार गिराने के साथ साथ महिला और उसके परिवार पर कहर बरपाया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ना तो कोई कार्यवाही कर रही है और ना ही कोई ठोस कदम उठा रही है। सूचना मिलने के बावजूद भी निगोहा पुलिस मौन बनी हुई है और आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। थे वो लोग छोटू है, संदीप है, गुल्लू है, चंदन है और अन्य लोग हैं। और कहते थे कि तुमको हम आग लगा के सब घर वालों को फूंक देंगे घर में घुस के। अच्छा, चलिए बढ़ते अगली खबर की और। बल्लभगढ़ के हरिविहार कॉलोनी के मौजूद लोगों ने एक गरीब बेटी का विवाह कराया है, जिसमें सत्यदेव चौधरी और मास्टर जयप्रकाश ने गरीब बेटी की शादी कराई है और उसमें बड़ा योगदान दिया है, उसमें सारा दहेज का सामान दिया गया है और बारात की खाने पीने की व्यवस्था भी कराई गई, जिसमें सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस थी उनको भी फॉलो किया गया, जैसे कि सैनिटाइज मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखा गया। सत्यदेव चौधरी अब तक 3 कन्याओं का विवाह करा चुके हैं। अगर आगे और भी किसी कन्या की विवाह की ऐसी जरूरत होती है तो उसमें भी वो अपनी भागीदारी निभाने में पीछे नहीं हटेंगे। मैं हमारे करीबन लगभग 20 एक मित्र हैं, उन लोगों के सहयोग से हम ये शादी को कर रहे हैं कि लड़की वाला बहुत ही निहायत ही गरीब है, उसके पास 1000 रुपये का सामान देने के लिए भी उसकी व्यवस्था नहीं थी। उसने आके हमसे कहा तो हमने उसकी शादी की पूरी जिम्मेवारी उठाई कि जो हमसे बन सकेगा। पहले हमने थोड़ा बजट था, लेकिन उसकी किस्मत है भगवान सभी लोगों के सहयोग से। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। निधि जी, आज आपकी बेटी की शादी है, किसके सहयोग से शादी हो रही है? आज सत्यदेव के सहयोग से हो रही है। क्या दहेज के जो सामान है सारे उन्होंने दिए। क्या क्या सामान के मुहैया कराया गया उनकी तरफ से? जितना सामान पड़ता है सारा सामान। के खाने की व्यवस्था भी करवाई गई? हाँ, खाने की व्यवस्था भी। क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को जो गरीब तत्वे के लोगों के लिए हर तरह की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं? तो भगवान है जो गरीब का मदद कर रहा है। चलिए रुक करते अगली खबर की और। हरियाणा सरकार द्वारा निकाले गए 1983 के पीटीआई टीचरों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले लंबे समय से पीटीआई टीचर फरीदाबाद लघु सचिवालय के सामने धरने और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला। लेकिन अब ये प्रदर्शन जोर पकड़ने लगा है, क्योंकि कर्मचारी यूनियनों का टीचरों को अब समर्थन मिलने लगा है। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने पीटीआई टीचरों का समर्थन किया है और उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को और तेज करने का आश्वासन दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें लघु सचिवालय के सामने की है, जहां धरना प्रदर्शन दे रहे पीटीआई टीचरों के समर्थन में आए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए हैं। पीटीआई टीचरों के समर्थन में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका आरोप है कि सरकार ने पीटीआई टीचरों के साथ नाइंसाफी की है, जबकि हरियाणा सरकार द्वारा निकाले गए 1983 पीटीआई टीचरों ने 10 साल पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड द्वारा सारी प्रक्रिया को पूरा कर दिया था, जिसके बाद उन्हें भर्ती किया गया था। अब अचानक उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निकाल दिया गया है, जिसके चलते 1983 वाले पीटीआई टीचर बेरोजगार हो गए हैं। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह डंगवाल। डंगवाल साहब, आपने समर्थन किया है पीटीआई टीचर को, क्या मांग करते हैं? पीटीआई टीचरों का समर्थन करने के लिए हम यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के तमाम सदस्य आए हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जितने भी अध्यापक लगे हैं, पीटीआई टीचर जितने लगे, वो नियमों के साथ उनकी भर्ती हुई है। उनको एसएस बोर्ड के द्वारा सिलेक्ट किया गया। सिलेक्शन होने के बाद ड्यूटी पर आए हैं। ड्यूटी में आने के बाद वर्षों तक उन्होंने काम किया है और उसके बाद किसी ने अगर हाईकोर्ट में पटिशन डाल दी, मुकदमा डाल दिया, उसका ठीक ढंग से उस मुकदमे की पैरवी ढंग से नहीं हुई और उसके बाद कोई हाईकोर्ट ने अगर इस तरह का फैसला दिया है, तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये पीटीआई के टीचर जितने
उस समय लगे, ये बिल्कुल नियमों के तहत लगे हैं, इनकी सिलेक्शन ठीक है और सुप्रीम कोर्ट में ठीक ढंग से पैरवी नहीं होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है उसके बाद इनको हटाया गया है। हम हरियाणा की सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में पीटीआई के टीचरों के पद खाली हैं, उन पदों पर भर्तियां की जा सकती हैं, नए लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। हमारी मांग है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मांग है, किसी भी अध्यापक को, पीटीआई टीचर को नौकरी से नहीं हटाया जाए, इनकी पैरवी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में की जाए। आज रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है और ये लोग पहले ही रोजगार प्राप्त किए हुए हमारे अध्यापक भाई हैं, इनकी छटनी नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते अगली खबर की और। लगभग 20 दिन से पति के ना मिलने पर पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। इस दौरान पत्नी ने स्थानीय पुलिस चौकी पर उसके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है और कहा है कि पुलिस ने उसे चौकी से भगा दिया। फिलहाल विनोद कुमार ने महिला को उसके पति को जल्द खोजने का आश्वासन दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाने इलाके की है, जहां पर एक महिला का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़िता के मुताबिक उसका पति लगभग 20 दिनों से घर से खाना खाकर बाहर टहलने के लिए निकला और फिर वो घर नहीं आया, जिसके बाद उसने अपने पति को खोजने की पूरी कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही और फिर थक हार कर महिला ने स्थानीय सिकरोना पुलिस चौकी में अपने गुमशुदा पति की शिकायत लिखाई। लेकिन इस महिला का आरोप है कि सिकरोना पुलिस ने इसके साथ बदतमीजी की और चौकी से उसे भगा दिया। फिलहाल महिला अपने कुछ पड़ोसियों के साथ सेक्टर 58 थाने के सामने पहुंची और पुलिस से अपने पति को जल्द खोजने की गुहार लगाई है। ये मामला हमें ये शिकायत मिली थी 30 तारीख को, जिसपे हमने इसमें लेडी है, एक रेनू लेडी है और इसमें उमेश कुमार जैसे इसमें लिख रखा है एफआईआर, जो इन्होंने कंप्लेंट में लिखी होगी। ये गए हुए थे, ये हमें जैसे भी कंप्लेंट मिली तुरंत हमने इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। उसी दिन से ही जो इनसे संबंधित इनके जो मोबाइल फ़ोन थे उन सब की हमने कॉल रिकॉर्ड वगैरह मंगवा लिए हैं। रिकॉर्ड के आधार पर जिस इनकी बात हो रही है उन सब आदमियों से पूछताछ की जा रही है। जी 20 दिन जिस तरीके से बता रहे हैं 20 दिन गुजर चुके हैं, अभी कोई न क्लू सही ढंग का नहीं मिला या कह सकते हैं आश्वासन नहीं मिला, तो क्या कुछ आपके पास पहुंचे? हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो जारी है। जैसे जैसे हमें सुराग मिलेंगे और ऐसा कोई सुराग मिलेगा कि हम इनको बता सकें ताकि इनको तसल्ली मिले, वो मिलते ही हम इनको बता देंगे। बदसलूकी का मामला सामने आ रहा है, चौकी के ऊपर जो है अधिकारी पुलिस कर्मचारी के ऊपर जो बदसलूकी बताने आरोप लगा। देखो ये बात मैंने आपसे पहले भी बताई थी कि ऐसे मामलों में जहाँ जिसके परिवार से कोई आदमी गया हुआ हो, मेरे हिसाब से कोई भी आदमी इस तरह से बर्ताव नहीं करता जी। लेकिन फिर भी अगर ये कह रहे हैं तो इस बात की मैं जाँच कर लूँगा। क्या जल्दी इंसाफ मिल पाएगा इन लोगों को? मेरी तरफ से पूरी उम्मीद है जी, और हम इसमें पूरा काम कर रहे हैं। जैसे चलिए खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में रफ्तार का कहर फिर से देखने को मिला। रफ्तार का कहर है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मामला जनपद जालौन के कुठौंद थाने के कुठौंद कस्बे का है, जहां एक मोटरसाइकिल सवार को दूध से भरी तेज रफ्तार लोडर ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा देख ग्रामीण इकट्ठा हुए और गुस्साए लोगों ने वहां से निकलने वाले ट्रकों पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू करने में बहुत कोशिश की। जब स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सका तो उन्होंने जालौन सिरसा थाने अतिरिक्त पुलिस फोर्स को सूचना दी और मौके पर पहुंची तीनों थाने की पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर हालातों को काबू किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाईवे मार्ग पर एक ग्रामीण की एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है। इस संबंध में यहाँ पे इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और विधिक कार्रवाई करके अभी पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की बॉडी गई है। बाकी यातायात करवा दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई। ये सर ये किस एक्सीडेंट किस चीज़ से हुआ है? यहाँ पे एक बड़े वाहन से और मोटरसाइकिल से दूध वाली गाड़ी थी, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।